तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनर्जी इन कैपेसिटर। अभी हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है वो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि कैपेसिटर जनरली एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को होल्ड करती है, और चार्ज किस फॉर्म में होता है बेटा, एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर रहता है। तो कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है किसी भी कैपेसिटर के अंदर, और किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, हमें उसी के बारे में स्टडी करना है। करेक्ट, चलिए कैसे देखें। तो मान लो कि मेरे पास कोई एक कैपेसिटर है। ठीक है, मैंने एक कैपेसिटर लिया है, इसकी एक जो प्लेट है उस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब एक्चुअली ये प्रोसेस कैसी हो रही है इसको समझे बड़े ध्यान से। होता क्या है, जनरली पहले मेरी जो प्लेट होती है न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल, दोनों प्लेट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से चार्ज को तोड़ता हूँ। तो जब मैं यहाँ से चार्ज को निकालूंगा क्यू चार्ज को, तो क्यू चार्ज को निकालने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो क्यू चार्ज को दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ से क्यू को निकालूंगा, फिर यह पॉजिटिव आएगा, फिर निकालूंगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब मैं जब कैपेसिटर पे इस प्लेट से चार्ज को निकाल के इस प्लेट को देता हूँ, इसका मतलब इस पर मैं पॉजिटिव डेवलप कर रहा हूँ और इस पर मैं नेगेटिव डेवलप कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली बोले तो हम कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं। तो किसी भी कैपेसिटर को चार्ज देने में या किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वही एनर्जी क्या होती है बेटा, इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब इनडायरेक्टली जो मैं वर्क डन करता हूँ किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में, वही वर्क डन मेरा कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब मुझे वर्क डन निकालना है। तो मान लीजिए कि मुझे कैपेसिटर को टोटल कैपिटल क्यू चार्ज देना है। इस कैपिटल क्यू में से पहला डी क्यू दिया, देन अगला डी क्यू दिया, देन अगला डी क्यू दिया, इस तरह से डी क्यू चार्ज देते गया हमें, और फाइनली इस पर क्यू चार्ज आ गया और इस पर माइनस क्यू, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना हो गया भाई, वी हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है मेरे पास वो क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द डी क्यू चार्ज। जब मैं नेक्स्ट डी क्यू चार्ज लाऊंगा तो जितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या होगा, एनर्जी होगा। तो जो वर्क डन मुझे करना पड़ा कितना होगा बेटा, वी इंटू डी क्यू। नाउ व्हाट इज वी? वी होता है कितना बेटा मेरे पास, क्यू बाय सी, प्लेट पर चार्ज क्यू है, इंटू डी क्यू। टोटल अगर हम वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। और मुझे वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना है, पहले इनिशियली चार्ज 0 था और फाइनल चार्ज कितना क्यू आया। तो वर्क इज इक्वल टू 1 बाय सी, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2, 0 टू क्यू। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी बेटा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो इतना वर्क डन जो है मुझे करना पड़ता है किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, एनर्जी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्मेट देखते हैं। जैसे एक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आया क्यू स्क्वायर बाय 2c, बट हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी वी होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। करेक्ट, तो एक फॉर्मूला ये हुआ हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा क्यू स्क्वायर बाय 2c। जिस तरह से मैंने क्यू को रिप्लेस किया उसी तरह से मैं सी को भी रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास कितना बेटा एनर्जी का, क्यू वी बाई 2। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर एनर्जी के, जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। करेक्ट, तो दिस इज दी एनर्जी इन कैपेसिटर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल सा डेफिनेशन होगा, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें जो भी एनर्जी, जो भी हमें वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर, वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर is converted into energy is converted into energy। चलिए, तो ये तो क्या हो गया बेटा आपका, एनर्जी हो गया।
अगला टॉपिक होता है बेटा आपका एनर्जी लॉस इन ज्वाइनिंग टू कंडक्टर्स। तो जो हमने एनर्जी पढ़ी थी अभी कैपेसिटर के अंदर, सेम एनर्जी किसकी होती है, कंडक्टर की भी होती है। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ CV², जहां C कंडक्टर का कैपेसिटी होता है, V कंडक्टर का पोटेंशियल होता है। तो सेम फॉर्मूला जो होता है कंडक्टर के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि अगर मेरे पास दो कंडक्टर है, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो कितना एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो मान लो कि मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, इसका कैपेसिटी C1 है, इसका C2 है, इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर पोटेंशियल V2 है, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज्यादा है। तो होगा क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स, तो इनिशियल एनर्जी जो होगी बेटा कितनी होगी, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड, तो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये क्या हो गया बेटा, इनिशियल एनर्जी हो गया। करेक्ट, ये इनिशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर हो गया मेरे पास। ठीक है, जोड़ने के पहले, ज्वाइन करने के पहले। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अब कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देता हूं इस तरह से। अगर मैं इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करता हूं तो होगा क्या, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। तो मान लिया कि दोनों, इसका भी पोटेंशियल V हो गया और इसका भी पोटेंशियल V हो गया। अच्छा, कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो गया इसके लिए। तो ठीक है, तो अगर हम फाइनल एनर्जी देखें, फाइनल, तो फाइनल ऑफ फर्स्ट, फाइनल ऑफ सेकेंड, तो फाइनल जो हो जाएगी हाफ C1, इसका भी पोटेंशियल V हो चुका है, हाफ C2, इसका भी पोटेंशियल कितना हो चुका है बेटा, V हो चुका है। करेक्ट, तो मेरे पास जो फाइनल एनर्जी आई हाफ V² C1 प्लस C2। करेक्ट, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, फाइनल एनर्जी। अभी V क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो जो कॉमन पोटेंशियल होता है बेटा मेरे पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C। Q/C, Q इज टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना था बेटा, Q1 प्लस Q2 जो कंजर्व है। टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2, ये आ गया मेरे पास V का वैल्यू। इस V का वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस V का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी, देखें यहां पर मैं हटा रहा हूं इसे, मैं पुट कर रहा हूं। तो फाइनल जो एनर्जी आएगा बेटा वो हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V², V मतलब Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो U डैश हो जाएगा मेरे पास हाफ, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 गया, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। करेक्ट, अभी हम यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q1 की वैल्यू क्या थी बेटा, Q1 की वैल्यू थी C1V1 और Q2 की वैल्यू C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। तो ये मेरे पास कौन सी एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी। अब हम लॉस कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनिशियल ज्यादा थी, लॉस होकर फाइनल मिली है, तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस कैसे कैलकुलेट किया देखें, तो जो चेंज इन एनर्जी आया है, जो लॉस आया है वो क्या होगी, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितनी थी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। ठीक है, हाफ सभी में से कॉमन ले लिया, C1V1² प्लस C2V2² माइनस ऑफ, यह बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, C1² प्लस C1C2V2², C1C2V1², C2²V2²। ठीक है, उसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं माइनस ऑफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
इसको फाइनली बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मेरे पास जो इक्वेशन आएगी क्या आएगी, C1C2 V1 स्क्वायर प्लस C1C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1C2 V स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अगर इसे सोल्व करें हाफ C1C2 कॉमन, C1 प्लस C2 नीचे है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी आपकी हो जाएगी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इतना एनर्जी का लॉस हो रहा है दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करने में, ठीक है। तो जब भी दो कंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है तो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है बेटा वो फॉर्मूला आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस तभी होगा जब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर V1 और V2 की वैल्यू सेम रख दूं मैं, इफ V1 इज इक्वल टू V2 तो V1 माइनस V1 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर V1 V2 दोनों इक्वल होंगे तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा नहीं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो लॉस होने वाला भी नहीं है, करेक्ट। तो ये क्या होता है बेटा आपका एनर्जी लॉस। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक या बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो मान लीजिए कि बेटा मेरे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर जो था वो एम्प्टी था, एम्प्टी मतलब उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं था। इस तरह से ये मैंने कैपेसिटर लिया और एक कैपेसिटर जो था, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट इसकी नेगेटिवली चार्ज होती है इस तरह से, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होती है, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर्स पर कर्व हो जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका था आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाती है, अगर ऐसा नहीं होता तो। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बेटा कितनी आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस तरह से पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, इस कैपेसिटर के अंदर परफेक्टली फिल कर दिया, मतलब बिल्कुल गैप नहीं छोड़ा। ये गैप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इनके बीच का डिस्टेंस से d था और अभी भी डिस्टेंस कितना है, d है, करेक्ट। तो इस प्लेट पर होता है कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो प्लेट है, प्लेट्स मतलब मैं मेटल प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, इनको कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये जो चार्जेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस। क्या बोला जाता है बेटा, फ्री चार्जेस। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, ये फ्री चार्जेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेटल प्लेट पर है। अब ये पॉजिटिव इसके अंदर नेगेटिव को अपनी तरफ इंड्यूस कर लेता है और यहाँ पर नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ इंड्यूस कर लेता है। अब ये इंडक्शन कैसा हो रहा है वो डिपेंड करता है बेटा किस पर, आपके डाइलेक्ट्रिक पर। अब बेटा सिंपली अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। कौन सा डाइलेक्ट्रिक, पोलर। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है, जो मेरे पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है उनके बीच में एक सेपरेट डिस्टेंस होता है, ठीक है। जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं सब मॉलिक्यूल्स से निकल रहे होते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में सेपरेट डिस्टेंस होगा तो उसको हम पोलर बोलते हैं। अब अगर डिस्टेंस है तो डायपोल मोमेंट भी शो करेंगे, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट होता है। वहीं अगर मैं नॉन पोलर की बात करता हूं तो बेटा नॉन पोलर के केस में जहां पॉजिटिव कोइंसाइड करता है वहीं पर भी नेगेटिव होता है, तो इनडायरेक्टली इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्टेंस नहीं होता है तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं पोलर, इन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो जब भी मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, जैसे मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को इस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो होता क्या है, जैसे ही सपोज मेरे पास नॉन पोलर था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ऐसे, तो पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव पर अपोजिट। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर, तो ये डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो इनडायरेक्टली ऐसा हो जाएगा, तो नॉन पोलर भी पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसीजर यहाँ हो रही है। ये जो नेगेटिव था वो एक तरफ आ गया और जो पॉजिटिव था वो एक तरफ आ गया। अब
ऑलरेडी कैपेसिटर के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नोट, इसको मैंने ई नोट बोल दिया, इसको मैंने सिग्मा नोट बोल दिया, ठीक है, जो जिसकी डायरेक्शन इधर थी ई नोट। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको मैंने बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, जो बाउंड चार्जेस के कारण क्रिएट हो रही है। अब अगर बेटा हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो ई नोट में से ई बी को हम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बाउंड चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बाउंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है। कितनी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक्ट होता है किसी भी कैपेसिटर के अंदर। जैसे हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से वहां पर बाउंड चार्जेस क्रिएट होते हैं, और ये जो बाउंड चार्जेस होते हैं ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डेवलप करने लगते हैं, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें इसके न्यूमेरिकल्स और थोड़े से जो टॉपिक बचे हुए हैं वो डिस्कस कर देंगे, करेक्ट, ओके।